ये कहानी है एक कॉलेज स्टूडेंट की जिसने प्यार में वो कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसी घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी मुरादाबाद की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट का खूनी प्रेमी, मुरादाबाद की सच्ची घटना। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 19 साल की वर्षिता चेतन नाम के युवक को दिल दे बैठी थी। बाद में पता चला कि चेतन स्टेज 3 का कैंसर पेशेंट है। इसके बावजूद हालात ऐसे बन गए कि वर्षिता के पेरेंट्स को कैंसर पीड़ित चेतन के साथ सगाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन शादी होने से पहले चेतन ने एक दिन न सिर्फ वर्षिता की हत्या कर दी बल्कि उसकी लाश पेट्रोल से जला दी। आखिर मंगेतर क्यों बना खूनी? कर्नाटक के जिला चित्रदुर्ग के रहने वाले चेतन को पता चला कि उसे तीसरी स्टेज का कैंसर है। ये जानकारी होने के बाद 19 वर्षीय प्रेमिका वर्षिता उससे कटी कटी रहने लगी थी। इस बीच उसने किसी अन्य युवक से संबंध बना लिए थे। बस इसी बात से चेतन नाराज हो गया था और वर्षिता को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा था। उसी बीच जब वर्षिता के गर्भवती होने का पता चलने के बाद उसकी चाची ने चेतन से वर्षिता से विवाह की बात की तो उसकी नाराजगी और बढ़ गई। वो धोखेबाज और स्वार्थी वर्षिता से विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता था, जबकि वर्षिता के फैमिली वाले उस पर विवाह के लिए दबाव डाल रहे थे। इसलिए चेतन वर्षिता से बचने के उपाय सोचने लगा। वर्षिता से बचने का जब कोई उपाय चेतन को नहीं सूझा तो उसने उसकी हत्या की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत उसने 14 अगस्त 2025 को वर्षिता को फोन करके कहीं घूमने चलने के लिए कहा। वर्षिता को पता था कि उसके पेरेंट्स उसके विवाह की बात चेतन से कर रहे हैं, इसलिए वो खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। शाम को अपनी बाइक लेकर चेतन वर्षिता के हॉस्टल पहुंचा तो वर्षिता ने वार्डन से घर जाने के बहाने छुट्टी ली और चेतन के साथ घूमने के लिए निकल पड़ी। चेतन अपनी योजना के अनुसार पूरी तैयारी करके आया था। शाम के धुंधलके में गोनूर के पास सुनसान स्थान देखकर एक ब्रिज के पास उसने बाइक रोक दी। चेतन के मन में क्या है ये तो वर्षिता को पता नहीं था, इसलिए जब चेतन ने बाइक रोकी तो उसने हंसते हुए कहा, जंगल में मंगल मनाने का मन है क्या? वो तो बाद की बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है, क्योंकि जब तुम्हें पता चला कि मुझे कैंसर है तब तुमने किसी दूसरे युवक से संबंध बना लिए थे। चेतन ने कहा। तुमसे किसने कहा कि मैंने दूसरे से संबंध बना लिए थे? वर्षिता ने पूछा। हर चीज कहने से ही पता नहीं चलती, कुछ बातें हवा में फैल जाती हैं जो अपने आप कानों तक पहुंच जाती हैं, चेतन ने तल्खी से कहा। अब जब उसका पाप तुम्हारे पेट में पलने लगा है तो तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें मेरे गले में बांधना चाहते हैं, लेकिन अब मैं तुमसे विवाह नहीं करने वाला। क्यों नहीं करोगे मुझसे विवाह? विवाह तो तुम्हें मुझसे हर हालत में करना होगा, वर्षिता गुस्से में बोली। मैं और तुमसे विवाह? कतई नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल विवाह नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना हो कर लेना, चेतन ने कहा। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, वर्षिता चिल्लाई। तभी चेतन ने उसे धक्का देते हुए कहा, तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवाएगी? मैं तुझे उस लायक ही नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर चेतन लात घूंसों से वर्षिता की पिटाई करने लगा। जब वर्षिता की पिटाई करते करते उसका मन भर गया और वर्षिता अधमरी हो गई तो गला दबाकर उसकी हत्या कर चेतन ने साथ लाए पेट्रोल को उसके ऊपर डालकर आग लगा दी। इसके बाद अपनी बाइक लेकर वो चित्रदुर्ग अपने घर वापस आ गया। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर गोनूर ब्रिज के नीचे विश्राम के लिए रुके 2 लोगों ने सड़क किनारे एक अधजली लाश देखी। इस बात की सूचना चित्रदुर्ग थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाश की पहचान की कोशिश की लेकिन तत्काल उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की वर्षिता की गुमशुदगी हिरियूर थाने में दर्ज कराई गई है, तब चित्रदुर्ग पुलिस ने तुरंत वर्षिता के पेरेंट्स को बुला लिया। पेरेंट्स ने अस्पताल पहुंचकर वर्षिता के शरीर के टैटू से लाश की शिनाख्त की। वर्षिता की लाश मिलने के बाद दलित संगठनों ने हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए आंदोलन भी किया था। उनकी मांग थी कि जब तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मृतिका की मम्मी ज्योति थिप्पेस्वामी ने हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू की।
सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, दोस्तों व रिश्तेदारों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वर्षिता और चेतन के बीच पिछले लगभग 10 महीने से प्रेम संबंध था। लोगों ने यह भी बताया कि चेतन ने उसे नौकरी का लालच दिया था। परेशानी की बात यह थी कि कोई चश्मदीद नहीं था जो घटना की सटीक जानकारी देता, पर वर्षिता के हॉस्टल से निकलने के बाद सीसीटीवी फुटेज में दोनों साथ जाते नजर आए थे। आगे चेतन चल रहा था और उसके पीछे वर्षिता चल रही थी। हॉस्टल से निकलने के बाद दोनों बाइक से जाते समय पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां बाइक में पेट्रोल भराया था। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दोनों साथ नजर आए थे। इसके अलावा दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी एक साथ मिली थी। यही नहीं, वर्षिता के हॉस्टल से निकलने से पहले चेतन ने उससे फोन पर बात भी की थी। इसके बाद पुलिस ने वर्षिता के प्रेमी चेतन को गिरफ्तार कर लिया। उसने चित्रदुर्ग के एसपी रंजीत कुमार बंडारू की मौजूदगी में वर्षिता की हत्याकांड की चौंकाने वाली कहानी बताई। कर्नाटक के जिला चित्रदुर्ग के थाना हिरियोर के गांव कोवरहट्टी की रहने वाली 19 साल की वर्षिता चित्रदुर्ग के सरकारी डिग्री कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा थी और वहीं SC/ST हॉस्टल में रहती थी। मम्मी पापा गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करते थे। इकलौती संतान होने की वजह से वर्षिता ही अपने मम्मी पापा के जीवन का आधार थी। गरीब होने की वजह से वे यही सोचते थे कि बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो कम से कम उनका बुढ़ापा तो सुख से कट जाएगा। इसीलिए गरीब होने के बावजूद वे उसे एक बेटे की तरह पढ़ा लिखा रहे थे। दूसरी ओर वर्षिता सरकार से मिलने वाली सहायता यानी स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई कर रही थी। मम्मी पापा तो किसी तरह अपना ही खर्च चला रहे थे, इसलिए उनसे उसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रहती थी। फिर भी वे मिलने वाली मजदूरी से कुछ न कुछ रुपए बचाकर वर्षिता को देते ही रहते थे। जबकि वो वर्षिता के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। गरीबी में जीने वाली वर्षिता हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लड़खड़ाते सपनों और किताबों में उलझी होने के बावजूद उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने सपने पूरे करने में सफल जरूर होगी। पर उसके भीतर कुछ और भी था। मजबूर होने के बाद भी वो किसी की चाह में डूब चुकी थी। इंस्टाग्राम पर मैसेज करते करते उसकी धीरे धीरे चेतन नाम के युवक से दोस्ती हो रही थी। दोस्ती ने भरोसा दिया, फिर भरोसे ने उम्मीद जगाई और उसी उम्मीद में वो उसके प्यार के रंग में रंग गई। चेतन देखने में साधारण पर सोच से बेहद चालाक और स्वार्थी था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। वो उस कंपनी में भर्ती का काम देखता था। वो बातचीत में थोड़ा झिझकता था क्योंकि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ था। दोनों की जान पहचान इंस्टाग्राम से हुई थी। चेतन से जब वर्षिता ने अपनी परेशानी बताकर उससे नौकरी दिलाने को कहा तो उसने कहा था कि वो उसके लिए जरूर कुछ करेगा। वो उसे कहीं ना कहीं नौकरी जरूर दिला देगा। इसी उम्मीद में वर्षिता ने उसका हाथ थाम लिया था। उनकी बातचीत शाम की गपशप तक ही सीमित नहीं रही थी। दोनों ही एक दूसरे का भरोसा बनते गए और रिश्ते के तार गुंथते गए थे। वे एक दूसरे का इस तरह भरोसा बन गए थे कि उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। फिर जो सच सामने आया वो बहुत ही दुखद था। पता चला कि चेतन को कैंसर हो गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसे 3री स्टेज का कैंसर था। चेतन की जिंदगी अब सवालों में घिर गई थी। उसका जीवन भरोसे का नहीं रह गया था, इसलिए उस पर भरोसा करना वर्षिता के लिए मुश्किल हो गया था। इलाज, खर्च, भविष्य के फैसले, ये सब चीजें अचानक रिश्ते के बीच आ गई थी। वर्षिता ने चेतन से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी, जिससे चेतन को झटका सा लगा। दोनों ने शादी के बारे में सोच लिया था। ऐसे में चेतन को वर्षिता से प्यार और सहारे की उम्मीद थी, जबकि वो उससे दूर जाने लगी थी। दोनों की दुनिया में दरारें पड़ने लगी थीं। फिर वो खबर आई जिसने वर्षिता के परिवार को हिलाकर रख दिया। पता चला कि वर्षिता गर्भवती थी। जब घर वालों को इस बात का पता चला तो सभी घबरा गए। बात इज्जत की थी, इसलिए घर वाले इज्जत बचाने के लिए वर्षिता और चेतन की शादी के बारे में सोचने ही नहीं लगे, बल्कि वर्षिता की चाची ने चेतन से वर्षिता से विवाह करने की बात की। उन्होंने कहा कि वर्षिता जिस स्थिति में है उसमें अब उसे उससे विवाह कर लेना चाहिए, वरना वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चेतन ने वर्षिता से विवाह के लिए मना करते हुए कहा कि वर्षिता का अब किसी अन्य युवक से संबंध है, इसलिए हो सकता है ये बच्चा उसी का हो। इसके बाद चेतन वर्षिता से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा था, क्योंकि अब वो वर्षिता को धोखेबाज और स्वार्थी मानने लगा था और ऐसी लड़की से वो विवाह नहीं करना चाहता था। 14 अगस्त 2025 को वर्षिता ने घर जाने के लिए हॉस्टल से छुट्टी ली, पर वो गांव गई नहीं। मम्मी पापा तो यही सोच रहे थे कि बेटी हॉस्टल में होगी, लेकिन जब अगले दिन वर्षिता से फैमिली वालों की बात नहीं हुई तो फैमिली वालों को चिंता हुई। पापा ने हॉस्टल में पता किया तो मालूम हुआ कि वो तो एक दिन पहले ही घर के लिए हॉस्टल से छुट्टी लेकर निकल चुकी है।
ये सुनकर फैमिली वाले घबरा गए और वर्षिता के पापा थिप्पे स्वामी ने तुरंत हिरियूर थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। बाद में उन्हें बेटी की हत्या की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपी चेतन से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आज की हमारी दूसरी कहानी तांत्रिक को न्योते का खतरनाक नतीजा, बागपत उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नौशाद नामक शख्स के गेहूं के खेत में 11 अप्रैल 2016 की सुबह लोगों ने एक नौजवान की लाश देखकर पुलिस को सूचना दी। तकरीबन 30 साला नौजवान खून से लथपथ था। उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गर्दन काटकर की गई थी। उसकी पैंट भी नदारद थी। पुलिस नौजवान की शिनाख्त कराने में नाकाम रही। मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कई दिनों तक कोई नतीजा नहीं निकला। इधर 16 अप्रैल 2016 को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के कुछ लोग थाना कोतवाली पहुंचे। उन लोगों के मुताबिक उनके परिवार का एक नौजवान ब्रिजेश यादव लापता था। उन्हें पता चला कि उनके यहाँ कोई लाश मिली है। पुलिस ने फोटो और बरामद सामान दिखाया तो मृतक की पहचान ब्रिजेश के रूप में हो गई। पुलिस को ताज्जुब ये था कि वे लोग दिल्ली से बागपत किस सूचना पर पहुंचे थे। ब्रजेश के परिवार वालों ने अपने साथ आए नौजवान की ओर इशारा करके बताया कि वो तांत्रिक है और उसके सिर पर आए जिन ने ही बताया था कि लापता ब्रजेश बागपत में यमुना किनारे मरा मिला है। पुलिस को उस तथाकथित तांत्रिक की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगीं तो उसे हिरासत में ले लिया गया। उस तांत्रिक से सख्ती से पूछताछ हुई तो मामला खुला। यूं उलझे जाल में। दरअसल गिरफ्तार तांत्रिक इलियास बागपत इलाके का ही रहने वाला था। आवारागर्दी और ठगबाज लोगों की संगत ने उसे पाखंडी बना दिया। उसने दाढ़ी बढ़ाई और सफेद कपड़े पहनकर तंत्र मंत्र के ढोंग कर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। उसने अपने कई आवारा दोस्त भी अपने साथ मिला लिए जो उसके चमत्कार के किस्से लोगों को मिर्च मसाला लगाकर सुनाते थे। समाज में पाखंडियों पर भरोसा करने वाले लोगों की कमी नहीं होती। आज भी लोग तांत्रिकों की तमाम बुरी करतूतों के बाद अपनी तकलीफों का इलाज झाड़ फूंक तंत्र मंत्र में खोजते हैं। ऐसे ही लोगों के पैसे पर वो भी मौज करने लगा। जहांगीरपुरी के रहने वाले राजू यादव की पत्नी लीला देवी की तबीयत खराब रहती थी। पहले उसका डॉक्टर से इलाज कराया। जब उसे कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने मुल्ला मौलवियों में झाड़ फूंक के सहारे इलाज की खोज शुरू की। वे इलियास से मिले तो उसने खुद को पहुंचा हुआ तांत्रिक बताया और तंत्र विद्या के बल पर इलाज करने को तैयार हो गया। यादव परिवार उसे आसान शिकार लगा। अपने सिर पर वो जिन आने की बात करता और इलाज करने का ढोंग करता। चमत्कार की आस में पूरा परिवार उसके झांसे में आ गया। इलियास अक्सर उसके घर पहुंच जाता। इस दौरान उसकी खूब इज्जत होती और मुंह मांगी रकम भी मिलती। जिनको खुश करने के नाम पर वो शराब और कबाब की दावत भी उड़ाता। यादव परिवार उसे न्योता देकर सोच रहा था कि वो उन्हें सारे दुखों से नजात दिला देगा। पाखंड के दम पर तांत्रिक मौज करता रहा। महीनों इलाज का फायदा नहीं दिखा तो उसने बहका दिया कि बुरी आत्माओं का साया पूरे परिवार पर है। उन्होंने लीला देवी को जकड़ लिया है। वे आत्माएं धीरे धीरे ही उसकी तंत्र क्रियाओं से जाएंगी। एक दिन लीला देवी का बेटा ब्रजेश अचानक गायब हुआ तो परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की। दिल्ली में कई जगह वो उसे ढूंढते रहे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ चला गया था। इस खोजबीन में इलियास भी उनके साथ रहता। जब सभी थक गए तो इलियास ने तंत्र विद्या के बल पर ब्रजेश का पता लगाने की बात की और तंत्र क्रिया के नाम पर रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद उसने बताया कि उसके सिर पर आए जिन ने बताया है कि बागपत में यमुना किनारे ब्रजेश को मार दिया गया है। सब लोगों के साथ वो भी थाने पहुंचा तो उसकी बात एकदम सच निकली। लेकिन वो पुलिस के जाल में खुद ही उलझ गया, इसलिए कि हत्या दरअसल यादव परिवार तांत्रिक इलियास का पूरी तरह मुरीद हो गया था। उनके पैसे पर वो मौज कर रहा था। तंत्र क्रियाओं के नाम पर शराब के साथ दावतें लेता था। परिवार की एक लड़की को भी उसने अपने प्रेम जाल में फांस लिया और डोरे डालने शुरू कर दिए। ब्रजेश को उसकी हरकतें पसंद नहीं आई। उसे यह भी लगने लगा कि तंत्र क्रिया की आड़ में इलियास उन लोगों को लूट रहा है। इलियास को यह बात अखर गई। यादव परिवार उसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गया था। उनकी जायदाद पर उसकी नजर थी। सभी का विश्वास उसने अपने पाखंड से जीत लिया था। अपने पाखंड के पैर जमाए रखने के लिए उसने ब्रजेश को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन उसने ब्रजेश को बताया कि उसे अपनी तंत्र क्रियाओं से पता चला है कि बागपत में गंगा किनारे खजाना दबा हुआ है, लेकिन उसे वो खुद नहीं निकाल सकता। उसने ब्रजेश को समझाया कि उसे वो निकाल ले, बाद में दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ऐसे में उससे जिन भी नाराज नहीं होंगे।
ब्रजेश को उसने ये भी समझाया कि वो ये बात किसी को ना बताए वरना खजाना गायब हो जाएगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ब्रजेश उसके झांसे में आ गया। 10 अप्रैल की शाम को वो इलियास के साथ बागपत पहुंच गया। अंधेरा होने पर इलियास उसे खेत में ले गया। ब्रजेश को जान का खतरा महसूस हुआ तो वहां दोनों के बीच लड़ाई हो गई, लेकिन इलियास ने गंडासे से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। ब्रजेश की पहचान जल्द ना हो इसलिए उसने उसकी पैंट उतारकर छिपा दी। इस दौरान इलियास के माथे पर भी चोट आई। बाद में वो ब्रजेश के परिवार में पहुंचा। वो भी ब्रजेश की खोजबीन कराता रहा। उस पर शक ना हो इसलिए उसने जिन वाली मनगढ़ंत कहानी बताई। पाखंडी की पोल खुलने से यादव परिवार के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तांत्रिक को न्योता देकर उसने धन दौलत और बेटा गंवा दिया था। पाखंडी तांत्रिक अब सलाखों के पीछे है, लेकिन अपनी करतूत का उसे कोई अफसोस नहीं है। तांत्रिक के कहने पर बनाया चोर। एक नौजवान को तांत्रिक के कहने पर पूरे गांव ने चोर मान लिया। मामला बदायूं के लभारी गांव में सामने आया। दरअसल हरि कश्यप नामक शख्स के घर से 15 अप्रैल 2016 को कुछ गहने चोरी हो गए थे। हरि अपने एक तांत्रिक गुरु की शरण में पहुंच गया। तांत्रिक ने पहले पूरी बात सुनी और उसका शक जानकर एक पर्ची पर द शब्द से शुरू होने वाला नाम लिखकर उसे थमा दिया। हरि का शक एक झोपड़ी में रहने वाले दिनेश पर चला गया। अगले दिन गांव में तांत्रिक की मौजूदगी में पंचायत हो गई। तांत्रिक का कहा लोगों के लिए पत्थर की लकीर हो गया। तांत्रिक ने उस पर जुर्माना थोपने के साथ ही अपनी 5000 फीस और आने जाने का खर्चा भी मांग लिया। दिनेश ने जुर्माना भरने से मना किया तो उसे गांव से निकल जाने का फरमान सुनाया गया। दिनेश पुलिस की शरण में पहुंच गया।